ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इसमें जो आपको टर्म आती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स, जिसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। किसी भी एरिया से, कोई भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही हूँ, पास कर रही हूँ, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? फ्लक्स का। अब इसको जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं ना। समझ में आई बात? जैसे मान लो ये आपकी नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट है, ये आपकी साउथ पोल वाली मैग्नेट है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका जो एरिया है वो यहाँ कहीं रखा पड़ा है। क्या कोई फ्लक्स होगा? नहीं होगा कोई फ्लक्स, क्योंकि इस एरिया से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है। समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज क्लियर होगी। लेकिन जैसे ही इस एरिया को मैं यहां पे लेके आ जाऊं, क्या अब इससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? होगा। लेकिन क्या सारे एरिया से पास कर रही है? नहीं। कितने एरिया से पास करी? केवल बस ये वाले एरिया से, है ना? समझ में आया? तो जैसे जैसे ये एरिया अंदर आता जाएगा तो एरिया की वैल्यू यहाँ पुट होती जाएगी, है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो चाहिए चाहिए, क्या निकालने के लिए? फ्लक्स निकालने के लिए। ये बात समझ में आई। लेकिन एक चीज और चाहिए। वो चीज क्या है? वो है ओरिएंटेशन। क्या है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो? ओरिएंटेशन मतलब होता है कैसे रखा गया है, कैसे रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस आईपैड की हेल्प से समझाया जाए तो मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया? अब अभी ये एरिया बाहर है, क्या कोई फ्लक्स है? क्योंकि इस एरिया से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास, ऐसे नीचे आऊंगा फिर फ्लक्स आएगा, आएगा, आएगा। लेकिन अगर मैं इसको नीचे लेके आ गया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, क्या कोई फ्लक्स होगा? नहीं होगा ना। आप देखो, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से मिस कर रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से मिस कर रही है। इसके अंदर से कोई जाएगी नहीं, कोई जाएगी भी तो यहाँ से टकरा जाएगी वो, जिससे जाने भी चाहेगी। क्योंकि ये स्पेस थोड़ी ना, स्पेस तो बीच में था ना खाली, ये खोखला होगा। समझ में आ रहा है? अभी तो भरा हुआ है। जो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ वो क्या होगा? कुछ हॉलो टाइप का होगा। ऑल दो हॉलो नहीं भी होगा तो भी चलता है, तो भी कुछ मेटल की शीट होगी तो पता चल जाएगा कि इस मेटल में से तो पास कर रहा है, एटलीस्ट पास तो करना चाहिए। तो इसका 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 फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं एक और तरीके से समझाऊं, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ऐसे करके देखो। एक तो तरीका है कि आपने इसको ऐसे रख दिया तो क्या सारी फील्ड पास कर रही है? बिल्कुल पास कर रही है। लेकिन अगर इसी को मैं टेढ़ा कर दूं, क्या कर दूं? टेढ़ा मतलब समझ में आ रहा है? अभी मैंने इसको इस तरह से करा था, अब मैं इसको ऐसा कर दूं, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड मिस होगी? बिल्कुल हो रही है। देखो, ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड मिस हो रही है, नीचे वाली भी एक मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, क्या बी में कोई चेंज आया? नहीं। अभी मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी है, कम तो नहीं हुई। क्या एरिया में चेंज आया? नहीं, एरिया में भी कोई चेंज नहीं आया। अभी भी तो प्लेट का एरिया उतना ही है, प्लेट छोटी बड़ी थोड़ी ना करी। किस चीज का चेंज आ गया? थीटा का। ओरिएंटेशन चेंज कर दिया मैंने। नहीं, बी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हर जगह वैल्यू सेम होती है। ये बात समझाकर, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक पॉइंट की वैल्यू होती है। ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू। इसको हम एरिया से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं एरिया से मल्टीप्लाई? देख, मान लीजिए ये एरिया है, अब इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। क्या ये हम सारी मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं, हम मल्टीप्लाई करें किसी एक पॉइंट की, क्योंकि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है। मान लें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 है, तो वो तो सिर्फ एक इसी पॉइंट पे है ना, तो सब पे कितनी होगी? 10 10 10 10। कितनी बार? जितना बड़ा एरिया है। तो इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एरिया से, ताकि पूरे एरिया की हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक पॉइंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या थी? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेंज किया, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो गई, तो उसी के लिए क्या लगा जाता है? थीटा लगा जाता है। अब थीटा की जगह हम कॉस भी ले सकते थे, और क्या ले सकते थे? साइन भी ले सकते थे। लिया कौन सा? कॉस लिया। क्यों लिया कॉस? मैं बता देता हूं। क्योंकि यहाँ जो थीटा होता है वो एंगल होता है किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। किसके बीच में? अब एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज द परपेंडिकुलर ऑफ एरिया। बताया पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ रखा है। किसी भी एरिया का परपेंडिकुलर, जैसे ये है, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये किसी भी एरिया का क्या बना है? अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने एक सरफेस एरिया ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? बताओ। डायरेक्शन। ये है, मतलब कैसे है पता चल रहा है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखी गई शीट? ऐसे रखी गई है।
तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, या तो इधर को या फिर इधर को, ऐसे ही होगा ना, समझ में आई ना बात। तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा कहीं, सही है। अब बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0। अब अगर मैं साइन का इस्तेमाल करूँ तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी ए साइन थीटा लेते तो क्या जाता, बी ए 0 तो 0 आ जाता। तो ये बोलता फ्लक्स क्या आ रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल फ्लक्स 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो मतलब साइन थीटा जस्टिफाई, साइन थीटा तो गलत बता दे रहा है, एक्चुअल में सारा फ्लक्स आना चाहिए था, तो इसलिए साइन नहीं लिया, क्या लिया गया, कॉस, क्योंकि कॉस जब लोगे तो कॉस थीटा आएगा कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर आप कॉस रखोगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और फ्लक्स कितना जाएगा, ये बोलेगा भैया सारी मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को सारे एरिया से क्या कर दो मल्टीप्लाई, वही फ्लक्स है। और इसी शीट को अगर आपने ऐसे रखा होता, ऐसे ऐसे रखा होता, तो अब एरिया वेक्टर ऊपर बनता ना। बताओ अगर आप यहाँ पे आप साइन यूज करते तो क्या आता, बताओ साइन 90 आ जाता, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो ये तो बोलता है कि सारा का सारा फ्लक्स आएगा, क्योंकि बी ए 1 आ जाता, लेकिन क्या सारा का सारा फ्लक्स आएगा, नहीं, क्या आना चाहिए 0, कोई भी पास नहीं कर रही। तो यहाँ हम कॉस लिखेंगे, कॉस 90 का आएगा 0। तो कॉस ही जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए फ्लक्स डिपेंड करता है 3 चीजों पे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड कॉस थीटा। और ये थीटा किस किसके बीच का है, हाँ अच्छा, फ्लक्स स्केलर है वेक्टर है, साफ साफ पता चला स्केलर है। कैसे पता चला स्केलर है, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है। कॉस थीटा एक कैसा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट। साइन होता है तो वेक्टर होता है, कॉस होता है तो स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। समझ में आई कि नहीं यही बात, ठीक है। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, अरे फ्लक्स स्केलर बेटा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था आपने 11th में, डॉट प्रोडक्ट बोलता था कि ए डॉट बी इक्वल टू सी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर डॉट प्रोडक्ट लगाओगे जो, तो तीसरी क्वांटिटी आएगी वो स्केलर होगी, ना कि ये दोनों। जिनको मल्टीप्लाई करते हैं वो वेक्टर हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद जो बनेगा वो स्केलर होगा। जैसे वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन वर्क एक वेक्टर नहीं है, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अब मैं नोट्स में लिखा हुआ है तो मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर ये एक एरिया है और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, 90 डिग्री टेढ़ा होगा ना, समझ में आया ना, क्योंकि इसका ऐसे होगा 90 डिग्री, एक टेढ़ा एरिया लिया है ना, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, और ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, बी ए कॉस थीटा, और थीटा किसके, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, होती है वेबर, क्या होती है वेबर, ठीक है। समझ में आई बात, जल्दी जल्दी एक बार नोट्स में रीड आउट कर लो मैग्नेटिक फ्लक्स वाले। चलो अगला चलते हैं हम फैराडे लॉस पे। ठीक है, तो फैराडे एक साइंटिस्ट था, ठीक है। फैराडे के आने से पहले एक ही करंट था जिसको बोलते थे हम, कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम फैराडे ने बोला कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्यों नहीं। समझ में आया क्या बोला मैंने। इससे पहले एक साइंटिस्ट ऑलरेडी आ चुका था जिसका नाम था ऑर्स्टेड, याद है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सबको याद है, अरे 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में ऑर्स्टेड ने बोला था किसी भी करंट कैरिंग वायर का अराउंड क्या बनती है, एक, पढ़ रखा है ना हमने। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा है बताओ, करंट। तो तुम बोलोगे करंट की वजह से करंट ने क्या क्रिएट करी, मैग्नेटिक फील्ड, सही है।
सही है कि नहीं बताओ? सही है। अब करंट खुद क्यों है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स खुद कब मूव करते हैं? जब इस वायर के क्रॉस क्या लगा जाएगी? एक बैटरी। और बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब क्या प्रोवाइड करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है कि नहीं भैया? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसलिए करंट है। तो मैं इनडायरेक्टली भी तो बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। सही है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कभी मूव करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑस्टेड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है? फेरेडे ने बस यही बोल दिया कि भैया अगर इससे ये बन रहा है तो इससे ये क्यों नहीं बन रहा? ऐसा भी तो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ना हो, उल्टा भी तो होना चाहिए। समझ में आए कि नहीं है? रिवर्सिबिलिटी शुड आल्सो बी पॉसिबल, रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम उसने कोशिश करी कि मैं बना के दिखाता हूँ। क्या क्या बना के दिखाता हूँ बताओ? मैग्नेटिक फील्ड से हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने क्या किया था? एक कॉइल ली थी, कॉइल मतलब पता है ना, एक वायर को गोल 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 घुमाया था और उसमें अटैच कर दिया था गैल्वेनोमीटर। क्या मूव कर दिया था? और इसके बगल में एक रख दिया उसने मैग्नेट। क्या रख दिया? मैग्नेट प्लेस कर दिया। और अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल होगी। और उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट डिटेक्ट। तो एट फर्स्ट उसको लगा कि यार शायद इसका उल्टा करना पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या नहीं बन सकती? इलेक्ट्रिक फील्ड शायद नहीं बन सकती होगी, ऐसा है। तो उसने क्या किया? इस मैग्नेट को हटाने की कोशिश करी, क्या हटाओ छोड़ो। लेकिन जैसे उसने हटाया उसने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई। उसने फिर मैग्नेट को लगाया, फिर डिफ्लेक्शन आ गई। तो उसको पता चला कि यार मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन रहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट बन रहा है। तो उसने बार मैग्नेट को बार बार मूव किया, लेफ्ट राइट दाएं बाएं आगे पीछे। और उसने देखा जब तक वो बार मैग्नेट को क्या कर रहा है? मूव करता रहा है, मोशन में डाल रहा है, तब तक इसमें क्या बन रहा है? करंट बन रहा है। देखिए समझ में आया? तो उसने लॉ दिया, उसने ये बोला कि भैया मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकती, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकती, लेकिन चेंजिंग क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से डेफिनेटली क्या बन सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट। अरे करंट भी तो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो करंट बनाने के लिए उसने तरीका क्या बताया कि क्या चीज चेंज करो? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। समझ में आया कि नहीं बस? अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करो? इस नॉर्थ को पीछे ले जाओ तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास नहीं होगी। इस बार मैग्नेट को आगे ले जाओ, फिर मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो अब तक हमें एक चीज तो पता चल गई कि करंट कैसे बनता है, क्या चीज चेंज करने से? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। किससे? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। ये बात समझ में आई? गुड। तुम्हारा कड़ा कहा गया? लाओ कड़ा लाओ, ले जाना फिर। ठीक। लेकिन यार ये कड़ा पिच पिच, ये चांदी का कड़ा है क्या? प्योर चांदी का है। ये पिचक जाएगा तो वापस सीधा भी नहीं, सीधा हो जाएगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक तरह कुछ कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बार मैग्नेट है और ये एक कॉइल रखी पड़ी है। ठीक है, अब बताओ इस कॉइल में करंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज। कितने तरीके हैं? इस मैग्नेट को ऐसे मूव करूं तो भी बन जाएगी, क्योंकि मैग्नेट कैसे मूव करूंगा तो कभी से मैग्नेट फील्ड पास करेगी, कभी नहीं करेगी, कभी पास करेगी, कभी नहीं करेगी। तो इसमें क्या चेंज होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या बनेगा? एक करंट बनेगा। नहीं बनेगा? बनेगा। दूसरा तरीका क्या है? इसको यहीं रखो, इसको मूव करो तो भी करेगा, क्योंकि तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब भी करंट बनेगा। और तरीका क्या है? इसका एरिया चेंज करो, इसको पिचका दो। अब पिचकाऊंगा नहीं, टेंशन मतलब, इसको पिचका दो। जैसे ही आप पिचकाओगे तो कॉइल छोटी हो जाएगी। कॉइल छोटी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या सारी पास करेंगी? नहीं पास करेंगी। समझ में आएगी नहीं आए? कॉइल को छोटा या बड़ा कर दो, बड़ा करोगे तो खिंच जाएगी, है ना, सारी मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया चेंज करने से भी बन सकती है। तीसरा क्या है कि इसको यहीं पे रखो, इसको ऐसे गोल गोल घुमाओ तो तब भी बताओ करंट बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेगी क्योंकि सीधे हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे साइड से निकल जाएगी, फिर पास करेगी, फिर नहीं करेगी। तो तीन तरीके क्या हैं? या तो क्या चेंज करो? मैग्नेटिक फील्ड, या क्या चेंज करो? एरिया, या फिर क्या चेंज करो? ओरिएंटेशन। तो कुल मिला के फेरेडे ने बोला कि मुझे ये चीज पता चल गई है कि चेंजिंग करो मैग्नेटिक फील्ड की, नहीं किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्योंकि फ्लक्स के अंदर तीनों क्वांटिटी आती है। फ्लक्स चेंज करने का मतलब है तीनों में से एक का चेंज तो किया ही है। कौन से तीनों चीज हो? या तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज किया होगा, या एरिया का चेंज किया होगा, या फिर
और जब भी इन तीन में से किसी का भी चेंज करोगे तो करंट बनेगा। ये चीज समझ में आएगी। यही फेरेडे ने बोला था, वेन एवर देर इज अ चेंज इन, किसमें चेंज? इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल। अब फ्लक्स चेंज होना चाहिए, लेकिन वो चेंज होना भी किससे चाहिए? कॉइल से। ऐसा नहीं कि बार मैग्नेट यहाँ रखे पड़ी है और कॉइल कहीं और रखी पड़ी है और बोल रहे हो कि भैया यहाँ तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट क्यों नहीं बन रहा? वो फ्लक्स किससे लिंक होना चाहिए? कॉइल से भी लिंक होना है, कॉइल के आसपास चेंज होना चाहिए। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन, किसमें चेंज इन? बताओ। हाँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके? लिंक टू अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। कॉइल में क्या माना जाता है? एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। अब आप बोलोगे अभी तक आप करंट बोल रहे थे, ईएमएफ क्या आ गया? अगर आपको करंट लेक्चर में ध्यान हो तो मैंने बोला था कि ईएमएफ और वोल्टेज काइंड ऑफ सेम ही चीज होती है कि नहीं? और मैंने वहां भी आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी वायर में करंट अगर फ्लो करता तो फ्लो ही इसलिए करता है क्योंकि इसको किससे टच किया जाता है? बैटरी से। और बैटरी क्या प्रोवाइड करी होती है इसको? वोल्टेज, यही प्रोवाइड करी होती है। अब वहां पे वोल्टेज को हम ईएमएफ भी बोलते थे, कब? जब मैं जो सेल पे लिखा होगा उसको बोलूंगा मैं, है ना? वहां पे दो कॉन्सेप्ट होते थे, ईएमएफ और वोल्टेज। ईएमएफ अलग होता था, वोल्टेज अलग होता था। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं। वहां दो अलग अलग टर्म क्यों होते थे पता है? क्योंकि सेल पे लिखा कुछ होता था, सप्लाई कुछ और ही होता था। लिखा ज्यादा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो दो वोल्टेज हो जाती थी। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होगा? एक ही वायर है, सप्लाई तो है ही नहीं, खुद से बना रहा है तो एक ही बनाएगा। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली किसका यूज कर लेते हैं? ईएमएफ का। और किसी भी कॉइल में करंट कब प्रोड्यूस हो सकता है? जब उसमें क्या बने? ईएमएफ बने। क्या बने? ईएमएफ बोल दो, कुछ भी बोल दो, ईएमएफ बोल दो। ईएमएफ होगा तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ हो या फिर क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर क्या हो? वोल्टेज हो। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी भी कॉइल से क्या चीज चेंज करो? मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें क्या जनरेट होगा? एक करंट। लेकिन क्योंकि करंट जनरेट होता है किसकी वजह से? एक वोल्टेज की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसी वोल्टेज को यहाँ पे क्या बोला गया है? ईएमएफ। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ यही है। क्या है फर्स्ट लॉ? whenever there is a change in linked to a coil and EMF, हाँ, and EMF is induced in the coil। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर है? ये बताओ। गुड, ठीक है। सेकंड लॉ पढ़े हम। सेकंड लॉ क्या बोलता है बताओ? सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। देखो, ये आपकी कॉइल है, इसको किससे टच किया हमने? गैल्वेनोमीटर से। क्या है हमारे पास? एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब फैराडे ने ये देखा कि अगर वो इस मैग्नेट को स्लो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? स्लो मूव कर रहा है, तो जो करंट में डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन पता है ना, गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था ना, ये जो जीरो से रीडिंग जो जा रही है वो भी कम जा रही है, मान लो जीरो से एक ही जा रही है। लेकिन अगर इस मैग्नेट की मूवमेंट को फास्ट कर दे, क्या कर दे? फास्ट, बहुत तेज तेज मूव करे, तो उसने देखा कि अब इसमें रीडिंग भी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तेज नहीं, ज्यादा आ रही है। 0 से 2 तक जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है। अब इसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है बताओ? कि कभी भी एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, एनर्जी को बस क्या किया सकता है? चेंज किया जा सकता है। अब आप एक बात बताओ, जब आप मैग्नेट को स्लो मूव कर रहे हो तो स्लो मूवमेंट में जो आपकी एनर्जी लग रही है वो भी क्या लग रही है? कम लग रही है। कौन सी एनर्जी होगी सबको पता है? काइनेटिक एनर्जी, वो भी कम लग रही होगी। तो जो करंट भी बनेगा वो भी कम बनेगा, क्योंकि करंट भी तो एक एनर्जी है ना। करंट एनर्जी का फॉर्मूला याद है सबको? एनर्जी का फॉर्मूला होता था वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। तो क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी कम दी तो करंट भी क्या बनेगा? कम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो किसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है? मेरी। तो भैया अगर मेरी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है तो कोई कन्वर्ट भी तो होनी चाहिए, नहीं तो एनर्जी तो खत्म हो गई। तो वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? करंट एनर्जी में, ज्यादा अमाउंट में। तो यही फैराडे का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। पहले लॉ से सिर्फ उसने ये बताया भैया फ्लक्स को चेंज करो ईएमएफ बनेगा। दूसरे लॉ में उसने एक चीज और ऐड कर दी कि भैया जितनी जल्दी चेंज करो फ्लक्स को उतना ज्यादा क्या बनेगा? ईएमएफ बनेगा। समझ में आया? तो सेकंड लॉ से ही एक फॉर्मूला बना जिसको बोलते हैं हम ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाय dt। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया? तो बहुत सिंपल है, डी मतलब होता है चेंज, फाई मतलब होता है फ्लक्स। तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। सही है कि नहीं सही है? फ्लक्स को चेंज करते जाओ, ईएमएफ बनता जाएगा। ये तो पहले लॉ का हो गया। पहला लॉ ये बोल रहा था ना फ्लक्स को चेंज करो। दूसरा लॉ बोलता था जितनी जल्दी चेंज करो। जल्दी चेंज करोगे तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? कम टाइम।
टाइम अगर कम लगेगा ईएमएफ ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, तो इसलिए टाइम के कैसा प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली। तो सेकंड लॉ से आ गया dt, तो ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय, ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट का मतलब होता है टाइम, किस टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, या फिर चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम इज ईएमएफ, ठीक है। जल्दी फेरेडे लॉ पढ़ लो दोनों के दोनों। आगे करें, फेरेडे लॉ सबको समझ में आ गया, ठीक है। फेरेडे लॉ ने आपको क्या दे दिया था बताओ, कि ईएमएफ किसके बराबर होता है, dt। भैया जब भी फ्लक्स चेंज करोगे ईएमएफ बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं लेंज लॉ, क्या जाते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं बस आपको ये बताऊंगा, लेंज लॉ ने इसी फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगा दिया था, क्या लगा दिया था, नेगेटिव साइन लगा दिया था। बस फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा, रटना पड़ेगा तुम्हें। बाकी लेंज लॉ किसी एक क्लास में पूरा डिस्कस होगा, टाइम लगेगा इसमें, 1 घंटा लगेगा, और हमको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन शायद मैंने दूसरे वाले बैच को करवाए थे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब तुम सेकंड बैच वाले बच्चे हो, तो फिलहाल के लिए तुम कर लो, किसी एक क्लास में पूरा लेंज लॉ ही डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अरे करवाए तो थे, अरे जिसमें मैंने बोला था किसी एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इन दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन बताओ, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा तो बढ़ाएगा, बढ़ेगा तो घटाएगा, ठीक है। अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, सब कराए थे ना, ठीक है, समझ में आया। तो फिलहाल के लिए अब आपको ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लिखना है, माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है, लेंज लॉ की वजह से। और लेंज लॉ क्या है किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी और क्लास में, फिलहाल मतलब। अब चलते हैं हम सीधे सीधे डेरिवेशन पे, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। क्या है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूं क्योंकि बहुत बड़ी डेरिवेशन है, टाइम लगेगा। देखो एक कॉइल है मान लेते हैं, जैसे कॉइल, और इसमें एक बैटरी है, इसमें एक स्विच है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने स्विच को कनेक्ट किया तो इसमें से क्या फ्लो होगा, करंट। करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या बनेगी, मैग्नेटिक। क्या एकदम से सारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, नहीं, धीरे धीरे करंट जीरो से बढ़ता हुए मैक्सिमम जाएगा। मान लो ये जो बैटरी करंट दे सकती है मैक्सिमम करंट वो 3 एम्पियर दे सकती है, तो धीरे धीरे करंट जीरो से कहां की तरफ जाएगा, 3 एम्पियर की तरफ। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मान लो जीरो से जा सकती है 2 टेस्ला तक, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। पहले एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, फिर तीसरी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके इस कॉइल से क्या चीज बढ़ती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन क्या वो हमेशा ऐसा होता रहेगा, नहीं। चुटकी भर टाइम में ही करंट जीरो से क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर, क्योंकि बैटरी है, करंट बहुत फास्ट मूव करता है, तो तुरंत ही करंट मैक्सिमम हो जाएगा और तुरंत ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, करंट हमेशा 3 एम्पियर ही फ्लो होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी बनती रहेगी, 2 टेस्ला ही बनती रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक आपने स्विच को क्या नहीं किया है, ऑफ नहीं किया। स्विच आपने कनेक्ट करके रखा है, करंट फ्लो होता जा रहा है, कितना, 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2 टेस्ला। अब दूसरा केस पढ़ते हैं हम इसमें। इसी में मैंने बैटरी लगाई थी, ये भी जो भी था, इसका स्विच को मैंने ऑफ कर दिया। अब बताओ क्या होगा, करंट अब 3 एम्पियर से वापस क्या होगा, जीरो। क्या एकदम से हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, भले ही माइक्रो सेकंड लगे, कुछ तो लगेगा ही। और मैग्नेटिक फील्ड भी एकदम से क्या होगी, जीरो। एकदम से नहीं होगी, मतलब कुछ तो टाइम लगेगा। धीरे धीरे ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, गायब होगी। मतलब ये जो थी ऊपर वाली, अब गायब कैसे करूं, बनाना तो आसान है, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी, नीचे वाली। तो कुल मिलाकर जब आपने स्विच ऑन किया तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, और जब आपने स्विच ऑफ किया मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी। और बीच में मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं था, सही है। बीच में मतलब जब स्विच ऑन ही है, स्विच को ऑन करते वक्त और स्विच को ऑफ करते वक्त, केवल 2 ही वक्त में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आया, ये चीज क्लियर है, सबको क्लियर है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, हो किसकी वजह से, हो किस में से रही है, सोलेनॉइड की कॉइल में से। और फेरेडे ने बोला था कि किसी भी कॉइल से क्या चीज चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तो उसमें क्या बनता है, एक
ईएमएफ बनता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रही है, और चेंज किससे हो रही है? एक कॉइल से ही हो रही है, तो कॉइल में क्या बनेगा? एक ईएमएफ। अब तुम थोड़ा ये कन्फ्यूज होगी, ये कैसा ईएमएफ? ऑलरेडी एक ईएमएफ है तो सही, बैटरी ऑलरेडी एक ईएमएफ दे रही है, तो ये कौन सा ईएमएफ है? अब इसी ईएमएफ को बोला जाता है बैक ईएमएफ। क्या बोला जाता है? बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना, तो ये जो करंट का फ्लो होता है ना, जो करंट इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, इसमें भी एक करंट बनने लगता है, और वो करंट इस करंट को क्या करता है? अपोज करने लग जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, वो करंट बनेगा कब? सिर्फ स्विच ऑन के वक्त, और स्विच बीच में वो करंट बनता ही नहीं, क्योंकि उस करंट को बनाने के लिए आपको क्या करना है? फैराडे के हिसाब से किसको चेंज करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना है? चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है केवल दो टाइम पे, एक स्टार्टिंग के टाइम पे, एक एंडिंग के टाइम पे। स्टार्टिंग के टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंड के टाइम में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे भी एक ईएमएफ बनता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। बैक ईएमएफ बोल सकते हो, इंड्यूस भी बोल सकते हो। इंड्यूस हर जगह होता है, बैक ईएमएफ केवल सेल्फ इंडक्शन के लिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ये करंट को अपोज कर रहा होता है। ठीक है, मैं इंड्यूस ईएमएफ बोल रहा हूं, इसमें बनेगा एक इंड्यूस ईएमएफ। और एक कब बनेगा इंड्यूस ईएमएफ? सब स्विच ऑफ करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। बीच में इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा, बीच में केवल एक ईएमएफ होगा, बैटरी वाला। इंड्यूस मतलब जो क्रिएट किया गया है, स्टोर्ड नहीं है, बनाया जा रहा है। इसमें दो ईएमएफ होंगे, कौन कौन से? एक तो बैटरी का स्टोर्ड ईएमएफ, और एक ईएमएफ जो यहां बन रहा है फैराडे लॉ के से, एक सेल में एक फैराडे लॉ के से, एक सेल में एक फैराडे लॉ। फैराडे लॉ वाला स्टार्टिंग और एंडिंग के टाइम पे, बैटरी वाले तो सदा बाहर है। समझ में आया? इसी प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जब भी किसी कॉइल में करंट को चेंज करो, तो उसी कॉइल में एक और करंट बनता है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से। अपने ही कॉइल में अपने ही करंट की वजह से एक और करंट बन जाए, इसी को सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, अपने ही कॉइल में अपने ही करंट को चेंज करने की वजह से एक और करंट बन जाता है, उसी को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं हम, सेल्फ इंडक्शन की। अब बताओ, चलो इस कॉइल में फ्लक्स linked to the coil depends on the current flowing through it। समझ में आया? क्या बोला? फ्लक्स डेवलप्ड इन द कॉइल लिख देते हैं, मैग्नेटिक भी लिख दूं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड इन कॉइल। समझ में आया क्या बोला मैंने? इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही चीज है काइंड ऑफ। वो बनेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? करंट पे। अगर बैटरी से करंट ज्यादा आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी? ज्यादा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के। अब ये करंट कौन सा वाला है? ध्यान रखना, ये करंट पैदा हुआ वाला करंट नहीं है, ये बैटरी वाला करंट है। बैटरी को करंट को बढ़ाओगे तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी। तो आई यहाँ पे क्या है? करंट बाई बैटरी। सही है। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है एल, और एल क्या है? इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब तुम बोलोगे कांस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि ये सदाबहार है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता ही है। अब उस कांस्टेंट को एल बोल दिया। अब एल क्या है मुझे भी नहीं पता फिलहाल, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कुछ तो है, कुछ तो होगा कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटी है। क्या होगा मुझे नहीं पता फिलहाल, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ दूं। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट। समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे ने क्या बोला था बताओ? उसने बोला था ईएमएफ बनता है माइनस डी फाई बाई डी टी। सही है, तो ईएमएफ आएगा माइनस डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, तो एक ही बात है बेटा, ईएमएफ नेगेटिव होता है फिलहाल, ये मान के चलो। तो फाई क्या होगा बताओ? एल आई। तो क्या बोलता है? डी बाई डी टी का मतलब समझ में आ रहा है? चेंज इन समथिंग बाई चेंज इन समथिंग, ऐसे बोलता है ना। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट चेंज होगा या करंट चेंज होगा? कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, तो एल तो बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस एल डी आई बाई। अब अगर तुम ये चीज कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करोगे ना, तो तुमको मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है कि ईएमएफ, अब ये कौन सा ईएमएफ है? ये बैटरी वाला ईएमएफ नहीं है, ये ई कौन सा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो बना है, इंड्यूस इन दी कॉइल। जो कॉइल में ईएमएफ बन रहा है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम। सही है कि गलत? सही है।
इसमें जो इस कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा वो बन किसकी वजह से रहा था? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड खुद किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे। कौन से करंट की वजह से? बैटरी। तो अगर तुम बैटरी के करंट को चेंज करते रहो तो उससे क्या चेंज होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें क्या बनता रहेगा? ईएमएफ। समझ में आया कि नहीं आया? उर्दू समझ में आया? तो जो ये ईएमएफ इंड्यूस है, किसकी ईएमएफ है? कॉइल की इंड्यूस ईएमएफ। ये डिपेंड करेगा किसमें? चेंज इन करंट। कौन सा वाला करंट? बैटरी वाला करंट। तो कुल मिला के कहना चाह रहा है अगर आपको भैया करंट को चेंज करना है तो मान लो यहाँ पे वैसे वाला स्विच होता है, इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहूं तो क्या मैं करंट को चेंज करता रह रहा हूँ? करता रह रहा हूँ। तो क्या ईएमएफ बनेगा? इसमें बनता रहेगा ना, क्योंकि मैं बार बार करंट को चेंज कर रहा हूँ, तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट कौन सा? बाय बैटरी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कौन से दो केस? हाँ हाँ वही तो। ठीक है, करंट को चेंज कैसे भी कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। चलो, अब ये एल तो आ गया था, लेकिन इस एल को फाइंड भी तो करना है। मुझे क्या पता लिया है, तो हम क्या करेंगे बताओ? फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? देखो अब कैसे फाइंड करेंगे, मुझे पता है वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने फ्लक्स का एक फॉर्मूला बताया था। क्या होता था? वी ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा किस किसके पीछे एंगल था? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मुझे पता है सोलेनॉइड के सेंटर में भैया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है ना, और यहाँ का एरिया वेक्टर भी ऐसे ही बनेगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हियर थीटा इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लक्स आया है इसमें क्या एन है? कहीं नहीं है। ये तो किसका है? फ्लक्स थ्रू वन कॉइल। सही है, एक कॉइल का फ्लक्स कितना है? अब क्या यहाँ एक ही कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे? नहीं, यहाँ पे तो भैया 1 2 3 4 5 6 जो पहले से पास करेगी वही सबसे पास करेगी। तो हमको तो एन का निकालना पड़ेगा ना, एन से कितनी पास करिए फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे? 4 एन टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? फ्लक्स इक्वल टू क्या जाएगा? एन बी ए, यही आएगा। सही है। नाउ हियर बी है क्या? बी क्या है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी? इनसाइड कॉइल। कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, बी मतलब यही तो है। और कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से? सोलेनॉइड की वजह से। पता है ना, ये सोलेनॉइड ही तो है। सोलेनॉइड तो एक तरह का। ठीक है, और किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। अब ये मत बोलना ये फॉर्मूला नहीं पता भैया, पिछले चैप्टर में डेरिवेशन करिए बकायदा। ठीक है, डेरिवेशन करिए एम्पीयर सर्किट लॉ से। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू मतलब होता है परमिएबिलिटी, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई मतलब करंट होता है। तो मेरे को बी की अगर वैल्यू पता ही चलेगी तो उसको पुट कर सकता हूँ ना मैं, है? तो इसको पहले नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो पुट थर्ड इन फर्स्ट। तो क्या जाएगा बताओ? फ्लक्स इक्वल टू क्या जाएगा बताओ? एन आएगा, बी की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई, और लास्ट में क्या आएगा? ए। ठीक है, बट पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से तो मेरे को पता है फ्लक्स तो एल आई के बराबर होता है। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? एल आई इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई ए, यही होगा। तो आई से आई गया, तो भैया एल किसके बराबर आ गया बताओ? एन म्यू नॉट स्मॉल एन ए। मिल गया आपको? एल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। किसी भी कॉइल के लिए अगर आपको कांस्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स को परमिएबिलिटी से, नंबर ऑफ टर्न्स एरिया से। तो हर कॉइल का आप क्या निकाल सकते हो? एल निकाल सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो कि कितना फ्लक्स डेवलप्ड होगा। अब यहाँ पे कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और छोटा एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। पर यूनिट लेंथ है। कैसे पता चला ये पर यूनिट लेंथ है? वही डेरिवेशन आपको याद होनी चाहिए। कौन सी वाली? सोलेनॉइड वाली, जो 4th चैप्टर में करी थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं लिख दूंगा हियर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब समझते हो? इस पूरे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, एक छोटी सी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, उसी को क्या बोलते हैं? छोटा एन। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन बाय
एल से, तो इसको पुट कर दो इसमें, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन हो चुकी है, ठीक है। तो क्या जाएगा देन, एल की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, एन म्यू नॉट एन ए बाय एल, इसको सॉल्व कर दो, क्या जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो तुम चाहे तो इसको यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, अगर तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, यहीं पे काम बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेरिवेशन आती है बेटा पूरी की पूरी, ये म्यू है, चलो जल्दी लिखो, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, लिख लो और फिर जा सकते हो। म्यूचुअल, इसको पूरा पढ़ के आओगे तो म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम।